उपसर्ग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आपकी परीक्षा में उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। हाँ, तो आज की क्लास में उपसर्ग और अगले क्लास में प्रत्यय का टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ होता है बनाना या रचना करना, सृष्टि करना, यानी समीप रखते हुए नए शब्द का निर्माण करना। परिभाषा क्या होती है उपसर्ग की कि जब किसी पद या शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में जो शब्द परिवर्तन करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। किसी पद या शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वह उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं के होते हैं। हम आपको जो कुछ प्रमुख उपसर्ग हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, संस्कृत के ऐसे 22 उपसर्ग होते हैं, उनकी संख्या पूछी जा सकती है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, उनकी संख्या होती है 22। फिर उसके पश्चात आपके कुछ अरबी, फारसी यानी विदेशज भाषा के शब्द लिखे हुए हैं, कम, खुश, गैर, ये भी उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा के 10 उपसर्ग आपके सामने लिखे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होती है कि कहीं कहीं पर आपको संस्कृत भाषा में 21 उपसर्ग लिखे मिल सकते हैं, उद उपसर्ग हो सकता है कहीं कहीं पर न लिखा हो। संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं उनमें आ, अव, उप, अप, आदि, 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 आति, अन। इसके अलावा सु, सम, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परि, उत, ये 22 उपसर्ग संस्कृत भाषा के हुए। उर्दू, अरबी, फारसी के जो विदेशज शब्द हैं उनमें प्रमुख रूप से कम, खुश और गैर, जिनसे मिलकर के कम से शब्द बन सकता है। कम प्लस जोर मिला दिया, क्या हो गया? कमजोर। खुश से ऐसे खुश प्लस हाल, क्या हो गया? खुशहाल। गैर से गैर और हाजिर, क्या हो गया? गैर हाजिर, माने जो उपस्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो संस्कृत भाषा के अन्य उपसर्ग हैं उनमें कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे शब्द है जय, मूल शब्द क्या है? जय, उससे पहले शब्द लगा परा, परा प्लस जय एक नया शब्द क्या बन गया? पराजय, माने हार। वि प्लस भिन्न मिलकर के क्या बन गए? विभिन्न, माने अनेक प्रकार के। ऐसे ही हार, हार माने पराजय, माने होगा ना हार, और उससे पहले उपसर्ग लगा दिया प्रा, अब अर्थ बदल गया प्रहार। इसका मतलब क्या हो गया? किसी के ऊपर आक्रमण करना, ये हो गया प्रहार। फिर है अटल। देखिए आ उपसर्ग जब लग जाता है तो ज्यादातर शब्दों में उसका विपरीत अर्थ प्रकट किया जाने लगता है। जैसे टल माने किसी चीज का टल जाना, किसी बात का टल जाना, और अटल माने अडिग रहने वाला, माने फिर वो बात टल नहीं सकती, डिग नहीं सकती, तो हो गया अटल। ऐसे ही सम उपसर्ग लग गया, हार में क्या हो गया? संहार, मतलब विनाश कर देना। उद और हार, उद्धार। जो हिंदी भाषा के प्रमुख रूप से उपसर्ग हैं उनमें से कुछ शब्द हमने आपके लिए बनाए हैं। कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग लगकर के शब्द बन गया अछूता। कहीं कहीं पर आपको आ और अन एक साथ में लिखे हुए मिल सकते हैं, क्योंकि आ और अन ये लगभग एक जैसा ही उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। इसलिए अछूता, अनगढ़, दू उपसर्ग लग गया, बल में दुबला हो गया। बिन देखा, बिन उपसर्ग हो गया, बिन देखा, मैंने जिसको
देखा न गया हो। भरपेट, अवगुण, ये अव उपसर्ग है, अवघट, अव और अव ये दोनों उपसर्ग एक साथ में लिखे मिल सकते हैं। एक तो अव और दूसरा क्या उपसर्ग बताया, अव। सु, सु माने क्या होता है, सुंदर, ये भी उपसर्ग है, सुडौल। देखिए अब कुछ चीजें जो विशेष ध्यान रखनी होती हैं उपसर्ग में, वो कौन सी बातें होती हैं। पहले हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप आसानी के साथ उन सब बातों को समझ सकेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है, उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। जैसे लिखा है कुमाता, उपक, कुपुत्र, कुलीन और कुचालक। अब इसमें यह पता करना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो स्वयं में पूर्ण है, माने उसमें उपसर्ग नहीं लगा है। अब देखने में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें भी कु लगा, इसमें भी कु लगा, इसमें भी कु है और इस ऑप्शन में भी कु है, चारों ऑप्शन में कु लगा। तो क्या चारों में उपसर्ग है? चारों में उपसर्ग नहीं है। कु माता, कु का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है और माता का अलग निश्चित अर्थ निकल रहा है। फिर कु पुत्र, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कुलीन, अब यहां पर देखिए, पहले इसको बताते हैं। कु चालक, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक, जब हम इस शब्द को देखते हैं कुलीन, क्या हम इसको कु प्लस लीन कर सकते हैं? नहीं हो सकता। इसलिए ये, क्योंकि मूल शब्द इसका क्या है, मूल शब्द तो इसका कुल है, इसमें प्रत्यय लगा है ना कि उपसर्ग। इसलिए ये जो है शब्द कुलीन, ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है। ये कई बातें आपको परीक्षा में ध्यान रखनी होती हैं, किस तरीके के शब्द आपको दे गए होते हैं, आप उनमें कंफ्यूज न हो। दूसरा, जैसे आपके सामने उदाहरण लिखा, निष्कर्ष में उपसर्ग क्या होगा। आपको बहुत आसान लग रहा है कि निष्कर्ष में उपसर्ग क्या होगा, नि, निस, निस या निस। अब लग रहा है कि हम नि भी मान सकते हैं, लेकिन अगर हम नि मानेंगे तो आगे का जो शब्द है स्कर्ष, ये क्या हो गया, ये तो निरर्थक शब्द हो गया, इसका कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, आप आएंगे निस पर। आपने देखा कि कर्ष तो शब्द हो गया, निस हम लगा देते हैं तो क्या होगा, ये ऑप्शन सही मान लेंगे। लेकिन क्या यह उपसर्ग है भी, क्या निस उपसर्ग होता भी है? तो जब आप इधर साइड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निस उपसर्ग है ही नहीं, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो उपसर्ग हैं मूलतः उन्हीं में से उपसर्ग होना चाहिए, उसके अतिरिक्त अगर है तो वह ऑप्शन गलत है। फिर आगे हम देखते हैं निस और निस, दो शब्द हैं एक जैसे, निस और निस, एक में हलंत लगा है और एक में हलंत नहीं लगा है। आपने दो तो पकड़ लिए कि नहीं हो सकते। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से क्या दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों उपसर्ग होते हैं या नहीं। तो जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि बिना उपसर्ग का निस शब्द कहीं उपसर्ग की सारणी में नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, इसलिए वह ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहां पर लिखा है, सीधा सीधा ध्यान दें, निर, निस, दुर, दुस, इनमें हलंत का होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका ऑप्शन गलत होगा। एक उदाहरण आपके सामने लिखा है, प्रत्युत्पन्न मति में उपसर्ग होगा। हमने इसके सभी विकल्प अलग अलग करके नहीं लिखे हैं, आप इनको समझने का प्रयास कीजिए। प्रति उपसर्ग होता है, अब यहां पर क्या होगा, जड़ संधि भी बन रही है। हम कई बार क्या करते हैं कि उपसर्ग को हम संधि से ही रिलेटेड मान लेते हैं। हमने भी चेक किया, संधि में जो पहले शब्द आ गया हम उसी को क्या करते हैं, उपसर्ग में लिख देते हैं। यह तरीका गलत है।
यहां पर हालांकि बन रहा है जड़ संधि प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति। ये कई बार परीक्षा में आता है, इसलिए हमने इसको लिखा। एक बात हम आपको और बता दें, उपसर्ग में कभी भी विसर्ग नहीं होंगे। अगर विसर्ग लगे हैं, उपसर्ग पहले लिखा है, तो आप मान लीजिए निश्चित रूप से वह ऑप्शन गलत है, वह ऑप्शन सही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अनुस्वार अगर लिखा है शुरुआत में तो वह गलत है, ऑप्शन उस पर आप ध्यान ही न दें। जैसे आगे लिखा है, देखिए यहां पर उदाहरण में लिखा है दुर्गम में उपसर्ग होगा। पहले नंबर पर तो जो ऑप्शन आपको गलत लगते हैं, हमने क्या बताया, विसर्ग होगा तो ऑप्शन गलत है, पहले ही आपने पकड़ लिया, एक ऑप्शन को हटा दिया। फिर दुर में क्या है, हलंत होना चाहिए था, अगर हलंत नहीं तो ये भी गलत है। अब आपके सामने बचते हैं दू और दूर। देखिए क्या, अब दोनों यहां पर ऑप्शन दोनों उपसर्ग होते हैं, ठीक, लेकिन अगर हम केवल दू माने तो शब्द क्या बच जाता है, अगर हमने केवल दू उपसर्ग निकाला तो क्या बन जाएगा, दम, यह शब्द बनता है। लेकिन यह शब्द क्या सही है, सही नहीं है। अगर हम दुर उपसर्ग लगाएंगे, दुर उपसर्ग लगाएंगे तो आगे शब्द क्या बचता है, गम, दुर्गम, यानी जहां जाना कठिन हो, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कुछ बातें आपको उपसर्ग में बहुत विशेष ध्यान रखनी होती हैं कि अगर आपका विसर्ग, अनुस्वार या शब्द अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, ऐसा शब्द आ गया है, तो आप उसे निश्चित रूप से गलत कर दें। आपको इस सारणी में से सभी उपसर्ग याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, अन्यथा परीक्षा में गलत होने की संभावना बनी रहेगी। रटना कैसे है, एक एक करके हमने देखे, इनको अलग अलग सारणी में इसीलिए डिवाइड कर दिया। एक साथ में हमने 22 नहीं लिखे, हमने क्या किया, इस तरफ पहले 9 लिखे, फिर आपके सामने 8 है, फिर उसके बाद आपके सामने 5 है। इस तरीके से अलग अलग हमने, आपको इनको अलग अलग याद कर लेना है कि आ उप अप आति आदि आदि आति अन, रटना है, रटेंगे नहीं, क्योंकि ये सारणी आपको समझने के लिए है, लेकिन इनको आपको रटना ही पड़ेगा, बिना रटे याद नहीं होगा। सु सम नी वी निर निस दुर दुस प्रपरा परि प्रति उप, ऐसे ही काम खुश गए। हिंदी में